सारा अपनी सास विनीता, ननद ईशानी और पति आर्यन के साथ रहती है। ईशानी अभी कॉलेज में पढ़ रही होती है और उसकी फ्रेंड रिया अक्सर उसके घर पर आया करती है। एक दिन की बात है। ये लो रिया, ये तुम्हारे लिए। ईशानी ने मुझे बताया था कि तुम्हें ये बेकरी के पफ्स बहुत पसंद है। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। भैया, अब आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए और हमें पढ़ने दीजिए। पिछले 1 घंटे में आप यहाँ पर 5 बार आ चुके हैं। ओके बाबा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। आराम से पढ़ाई करो। आर्यन जैसे ही बाहर चला जाता है, सारा उसे कहती है, अरे आर्यन, मैं तुम्हें पिछले 10 दिनों से कह रही हूँ कि मुझे वो मोहिनी चौक के मिठाई वालों से मेरे फेवरेट रसगुल्ले खाने हैं, लेकिन तुमने तो उसे अभी तक नहीं लाया है। और आज रिया के लिए उसकी फेवरेट बेकरी से पफ्स लाया है तुमने। ओफो सारा, तुम भी ना। अरे रिया हमारी ईशानी की बेस्टी है, और वैसे भी वो थोड़ी ना यहाँ पर रोज रोज आती है। और रही बात तुम्हारे रसगुल्ले की, तो आज आते समय मैं उसे लेकर आऊंगा। डोंट वरी। पढ़ाई करते करते रात हो जाती है और रिया के जाने का वक्त आता है। ध्यान से जाना रिया, पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है। हाँ ईशानी। अरे रिया, तुम अकेली मत जाओ, जमाना काफी खराब हो चुका है। आर्यन, तुम जाओ रिया के साथ और उसे उसके घर तक छोड़ कर आओ। नहीं नहीं सारा भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी ऑटो से। अरे नहीं रिया, सारा कह रही है ना, और वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है, इसीलिए तुम्हें मैं ही छोड़ देता हूँ। हाँ रिया, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबा, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं तेरे भाई के साथ चली जाती हूँ। फिर आर्यन रिया को छोड़ने के लिए कार निकालता है। फिर एक जगह पर वो गाड़ी रोककर ढेर सारी बातें करते हैं। रिया, तुम बहुत ही स्वीट हो और सुंदर भी। थैंक यू आर्यन। ना ना, आर्यन के आगे कुछ मत कहना। तुम्हारी मीठी जबान से सिर्फ और सिर्फ आर्यन सुनना ही अच्छा लगता है मुझे। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो। वैसे मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो ले लो, या फिर तुम मुझे अपना नंबर दे दो। कुछ रहा तो मुझे फोन कर लिया करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। ओके आर्यन, ये लो मेरा नंबर। फिर रिया और आर्यन एक दूसरे को अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दिन कैफे में मिलते हैं और वहां पर बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। और इस तरह से अब उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, और साथ ही रिया का अब घर में आना जाना भी काफी बढ़ जाता है। अरे आओ आओ रिया बिटिया, कैसी हो तुम? एकदम बढ़िया विनीता आंटी। क्या माँ जी, 2 दिन पहले तो आई थी रिया हमारे पास। 2 दिनों में ऐसा क्या बदलने वाला है? अरे रिया, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम आज यहाँ पर आने वाली हो। हाँ तो उसमें क्या होता है? और रिया, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहे तब आ सकती हो यहाँ पर। थैंक यू आंटी जी। और ईशानी, मैं घर पर बहुत बोर हो रही थी यार। एक तो कॉलेज को भी 3 दिन तक छुट्टियां है, इसीलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। फिर सारा जब रसोई में चाय बना रही होती है, तभी ईशानी वहां पर आती है। देखो ईशानी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता क्या कि रिया का हमारे घर पर आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, वो भी बिना किसी कारण के? हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, उसे मना भी नहीं कर सकती। इतनी अच्छी दोस्त जो है, लेकिन उसे भी तो समझना चाहिए ना, कभी भी मुंह उठाकर चली आती है हमारे घर पर। धीरे धीरे रिया और आर्यन का बेनाम रिश्ता अब काफी गहरा होने लगता है। फिर एक दिन आर्यन अपने कमरे में बैठकर रिया के साथ वीडियो कॉल कर रहा होता है। तभी वहां पर ईशानी आती है
और आर्यन तुरंत अपना वीडियो कॉल कट कर देता है। अरे ईशानी, तुम यहाँ पर? हाँ भैया, वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। वो रिया का जन्मदिन आने वाला है ना, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। अरे वाह, क्या बात कर रही हो तुम? हाँ भैया, लेकिन रिया के जन्मदिन पर आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? और आपके कमरे में आने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी आवाज सुनी है, और मेरे अंदर आते ही आपने फोन कॉल कट कर दिया। क्या बात है भैया, सब कुछ ठीक तो है ना? ओफो ईशानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस तुम्हारा वहम होगा। दिन रात तुम उस रिया के साथ ही रहती हो, इसीलिए तुम्हें उसी की आवाज सुनाई दे रही है। ये लो पैसे, कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदना रिया के लिए। ओके भैया। फिर ईशानी वहां से चली जाती है। अगले हफ्ते रिया का बर्थडे है, मुझे भी उसके लिए गिफ्ट लेना चाहिए। मैं उसे ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो तो देखती ही रह जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे रिया बहुत अच्छी लगने लगी है, और मैं उसे खुश करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और यही मेरा अच्छा मौका है। फिर आर्यन रिया के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदता है, और उसके ऊपर एक नोट लिख देता है जिस पर स्वीटहार्ट लिखा होता है। फिर जब आर्यन रिया के पास गिफ्ट लेकर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे उसकी माँ विनीता मिल जाती है। और विनीता कार के अंदर के गिफ्ट्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। अरे आर्यन बेटा, ये इतने सारे तोहफे लेकर तू कहाँ पर जा रहा है? और ये क्या, इस पर यह स्वीटहार्ट क्यों लिखा है तूने? आखिर किसके लिए है ये सारे तोहफे? जहाँ तक मुझे पता है, आज तो बहू का जन्मदिन भी नहीं है। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? और ये सारे तोहफे मेरे हैं ही नहीं, ये तो मेरे दोस्त की बीवी के लिए है। मैं बस इन तोहफों को गिफ्ट शॉप से पिक करने गया था। सच कह रहा है ना तू, या फिर मुझे चूना लगा रहा है? सच सच बता आर्यन, तू कोई गलत कांड तो नहीं कर रहा ना? ओफो माँ, क्या अब भी? वो टीवी सीरियल देख देख कर आपके दिमाग पर असर होने लगा है। मैं सच कह रहा हूँ माँ, ये तोहफे मेरी दोस्त की बीवी के लिए है। अच्छा अच्छा ठीक है, चल जा अब, मैं भी मंदिर जा रही हूँ। अरे तो बैठो ना माँ, मैं आपको मंदिर तक छोड़ देता हूँ, धूप भी काफी है बाहर। इस बार आर्यन जैसे तैसे बच जाता है, और जब वो रिया से मिलता है तब वो उसे सारे गिफ्ट्स दे देता है, जिन्हें देखकर रिया बहुत खुश होती है, और वो आर्यन को गले से लगाती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर केक कट करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन अचानक से रिया अपना सारा सामान लेकर ईशानी के घर चली आती है, और उसे सामान के साथ देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे रिया बिटिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी इतना सारा बोरिया बिस्तर लेकर? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ रिया, तुम्हारे घर पर कुछ हुआ है क्या, जो तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो? अरे नहीं सारा भाभी, विनीता आंटी, मेरे घर पर सब कुछ ठीक है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक्चुअली मेरे माँ पापा एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर रहने आई हूँ। और घर पर अकेली रहती तो मुझे बहुत बोर हो जाता, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं बिटिया, हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तू यहाँ पर आराम से रह सकती है। हाँ रिया, अगर तुम्हारे माँ पापा बाहर गए हैं तो तुम्हें अपने घर पर अकेले नहीं रहना चाहिए, और तुमने अच्छा ही किया जो तुम यहाँ पर चली आई। अब रिया वही रहने लगती है, और एक रात रिया और आर्यन छुपकर छत पर जाकर मिलते हैं। थैंक यू सो मच रिया, मेरे कहने पर यहाँ आने के लिए। अब मुझे एक हफ्ते तक छुट्टियां है, इसीलिए मैं घर के बाहर ज्यादा नहीं निकल पाऊंगा, इसीलिए मैंने कहा कि तुम ही यहाँ पर आ जाओ। पर आर्यन,
किसी ने अगर माँ पापा को देख लिया तो तब क्या होगा? वो दोनों तो कहीं भी नहीं गए हैं, घर पर ही है। हमने सबसे झूठ बोला है। नहीं रिया, किसी को पता नहीं चलेगा। अब छोड़ो ना उन बातों को। वैसे आज तुम इस ड्रेस में काफी प्रिटी लग रही हो। और तुम भी आर्यन, इस शर्ट में तो तुम एकदम हैंडसम हंक लग रहे हो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर सारा आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। सारा, हे भगवान, कहीं सारा भाभी ने हमारी बातें सुनी तो नहीं? आर्यन, रिया, तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? वो भी इतने अंधेरे में? वो दरअसल रिया को हमारी छत देखनी थी। रात में यहाँ से पूरे लखनऊ का व्यू अच्छा दिखता है ना, इसीलिए। हाँ भाभी, वही बात थी और कुछ नहीं। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सारा? अरे सुबह सुबह मैं यहाँ पर नोवेल पढ़ने आई थी और यहीं पर भूल गई। उसे ही लेने आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो साथ में चलते हैं नीचे। आर्यन और रिया पर सारा को अब शक होने लगता है और अगले ही दिन वो ईशानी से बात करती है। सारा भाभी, सच कहूँ तो मुझे भी रिया और भैया पर बहुत डाउट हो रहा है। उस दिन भी मैं जब भैया के कमरे में जा रही थी तब मुझे बाहर से रिया की आवाज सुनाई दी, मानो वो और भैया फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाँ ईशानी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे कल रात को तो वो दोनों छत पर अकेले थे। हमें सच का पता लगाना ही होगा और वो तभी लग सकता है जब हम दोनों रिया और आर्यन को अकेला छोड़ दे। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। फिर सारा और ईशानी मिलकर प्लान बनाती है और अगले ही दिन जब विनीता बाहर मंदिर गई होती है तभी वो दोनों भी मार्केट जाने के लिए निकलती है। आर्यन, रिया, ईशानी और मैं मार्केट जा रहे हैं। हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक तुम दोनों घर का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हाँ रिया, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक तुम घर में आराम करो। घर का ख्याल भैया रख लेंगे। ठीक है ईशानी, जैसा तुम कहो। हाँ सारा, तुम दोनों आराम से शॉपिंग करके आओ। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सारा और ईशानी असल में तो घर के बाहर ही छुप जाती है। यही सही मौका है। आज मैं रिया को कपल पार्क में लेकर जाऊंगा और वहां जाकर उसे प्रपोज भी करूंगा। मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं दबा सकता। मुझे उसे बताना ही होगा। क्या हुआ आर्यन, क्या सोच रहे हो? अरे रिया, यहाँ बैठने से अच्छा हम कहीं बाहर चलते हैं ना। एक पार्क है जो बहुत सुंदर है और मुझे भी बहुत पसंद है वो पार्क। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें भी वो पार्क बहुत पसंद आएगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है फिर, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों कपल पार्क में चले जाते हैं और आर्यन वहां पर जाकर रिया को प्रपोज करता है। तभी वहां पर सारा और ईशानी आ जाती है और उन दोनों को देखकर रिया और आर्यन के होश उड़ जाते हैं। फिर सारा और ईशानी मिलकर उन दोनों की खूब पिटाई करती है। क्यों? तुम दोनों को क्या लगा कि हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? रिया, तू इतनी नालायक और गिरी हुई निकलेगी ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वो मेरा भाई है, तुझे कोई शर्म वरम है या नहीं? अरे ईशानी, चुप रहो आर्यन, और कुछ मत बोलना अपनी इस गंदी जबान से। धोखेबाज आदमी, अरे अपने से इस छोटी उम्र वाली लड़की के साथ प्यार करते हुए तुम्हें कोई शर्म वरम आती है कि नहीं? और तुम एक शादीशुदा इंसान हो, इस बात का तो ख्याल रखा होता। जब माँ जी को तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में पता चलेगा तब वो तुम्हारा मार मार कर भरता बना देगी। माफ कर दो भाभी, माफ कर दो ईशानी, हम दोनों तो बस कैजुअली कर रहे थे सब कुछ। हाँ सारा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और ईशानी,
प्लीज अपने भाई को माफ कर दे। मुझे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी है भैया। आप तो मेरे मन से ही उतर चुके हो। और रिया, तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और आइंदा से हमारे घर के आसपास भी दिखाई दी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझे कि नहीं? जी जी भाभी। और तुम आर्यन, तुम्हें तो मैं घर जाकर देखती हूँ, और माँ जी को भी बताना बाकी है अभी। अरे नहीं सारा, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन माँ को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। आर्यन के लाख मिन्नतें करने के बाद में सारा उसकी बात मान जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से वो उसके साथ काफी सख्ती से पेश आती है। और बेचारा आर्यन किसी और लड़की पर डोरे डाल ही नहीं पाता। ज्योति अपनी ननंद रूही के साथ रहती है। रूही कॉलेज में पढ़ती है। उसके साथ एक लड़का रणदीप भी पढ़ता है, और रूही रणदीप से बहुत प्यार करती है। वो दोनों अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हैं, लेकिन रणदीप बाकी लड़कों जैसा नहीं होता है। उसने रूही को अपनी कठपुतली बना के रखा था, और वो उसे अपने इशारों पर नचवाता रहता था। एक दिन, ये सब क्या है रूही? ये फोटोज, ये ठुमके लगाना, वो भी गैर लड़कों के साथ। अरे इतनी बेशर्म कब से हो गई तुम? लेकिन रणदीप, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, और तुम तो इन्हें जानते ही हो ना। कल अजीत की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए हम सब क्लब में गए थे। लेकिन तुम मेरे सिवा किसी और के साथ कैसे नाच सकती हो? बस, बहुत हुआ। अगर तुम्हें अपने ही तरीके से जीना है तो चली जाओ मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ रूही। क्या? रणदीप, रणदीप प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हें मेरे दोस्तों से प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगी। अरे मिलना तो दूर की बात है, अभी के अभी सबके नंबर डिलीट करो। चलो जल्दी करो। पर रणदीप। ठीक है, समझ गया मैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारे दोस्त जरूरी है। फिर तो मेरा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। नहीं रणदीप, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे लिए सबसे आगे हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अभी के अभी सबके नंबर्स डिलीट कर दूंगी। ठीक है, और सोशल मीडिया के फोटोज भी, उन्हें भी डिलीट कर दो। ठीक है। फिर रूही अपने सारे दोस्तों के फोन नंबर्स और फोटोज को डिलीट कर देती है, और उसके बाद ही रणदीप उससे अच्छे से बात करने लगता है। ऐसे ही एक रात, रणदीप, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या हम कल सुबह बात कर सकते हैं क्या? अच्छा जी, अब मुझसे बात करते समय ही तुम्हें नींद आ रही है? यार रणदीप, कॉलेज के बाद तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, और फिर अभी टाइम मिलने पर तुम मुझसे बात करते हो। तुम मेरे लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? ज्यादा बकर बकर मत करो, और कब फोन करना चाहिए और कब नहीं, ये तुम मुझे मत सिखाओ। मैं जब चाहे तब तुम्हें फोन करूंगा, और तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनकर मेरा फोन कॉल उठाना ही होगा, फिर चाहे वो आधी रात ही क्यों ना हो। और अगर तुम्हें अभी भी फोन रखना है तो रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तुम्हें कॉल ही नहीं करूंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुझसे बात करने की। नहीं रणदीप, तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हो यार? मैं तो बस ऐवे ही कह रही थी। अच्छा ठीक है, करो मुझसे बातें, मैं रात भर जागने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज रणदीप, ऐसी बातें मत करो, और मुझसे प्यार से बातें करो। तभी ज्योति को प्यास लगती है, और वो नींद से उठकर रसोई में पानी लेने जाती है, और तभी उसे रूही के कमरे में से उसकी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये क्या? रूही इतनी रात गए किससे बात कर रही है? रात के 2 बज रहे हैं,
फिर ज्योति रूही के कमरे में चली जाती है और तभी रूही डर के मारे रणदीप का फोन कॉल कट कर देती है। क्या हुआ भाभी? आपको देखकर मैं कितनी डर गई। और ऐसे अचानक से कमरे में कौन आता है? आई एम सॉरी रूही, लेकिन तुम्हें डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन तुम इतनी रात गए क्यों जग रही हो? और कौन है फोन पर? किससे बतिया रही थी तुम? वो ना भाभी, वो संध्या थी। संध्या मेरी सहेली। वो क्या है ना, कल से यूनिट टेस्ट शुरू होने वाला है, इसीलिए इकोनॉमिक्स के कुछ आंसर चाहिए थे मुझे। अब इतनी रात गए मैं संध्या के पास तो नहीं जा सकती ना, इसीलिए फोन कॉल करके ही मैं अपने सवाल के जवाब ले रही थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ भाभी। ठीक है, ऑल द बेस्ट अपने टेस्ट के लिए। अच्छे से लिखना पेपर। हाँ भाभी, आप बस मुझे कल सुबह दही शक्कर खिला देना। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं जरूर खिलाऊंगी तुम्हें, और माता रानी का प्रसाद भी दूंगी। कल सुबह मंदिर जाने वाली हूँ मैं। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। चलो, गुड नाइट। अब जल्दी सो जाओ। हाँ भाभी, गुड नाइट। फिर ज्योति वहां से चली जाती है और उसके जाते ही रूही राहत भरी सांस लेती है और फिर से रणदीप को कॉल करती है। वो उस बेचारी को सुबह के 4 बजे तक जगाए रखता है और उसकी वजह से अगले दिन रूही को काफी परेशानी होती है। फिर एक दिन रूही कॉलेज में एक फंक्शन में शॉर्ट ड्रेस पहन कर आती है। तभी रणदीप, कैसी लग रही हूँ मैं? ये कलर तुम्हारा फेवरेट है ना? मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये ड्रेस पहनी है। रूही, ये ड्रेस तुमने मुझे दिखाने के लिए पहनी है या फिर पूरे कॉलेज को? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रणदीप? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए पहना है ये ड्रेस। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। हर रोज तुम कॉलेज को शॉर्ट कपड़े पहनकर ही आती हो। अरे क्या जरूरत है? मैं तुम्हें चाहता हूँ बस है उतना ही। कल से तुम कॉलेज में अपने बदन को ढक कर आया करोगी। और हाँ, ये लंबे बाल ये भी कटवा दो और सिंपल सा हेयर कट रखो। ज्यादा शाइनिंग मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रणदीप, ये तुम्हारा लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जाओ, अगर तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी और अपने उसूलों से ही रहना है तो रहो। मैं कोई दूसरी लड़की देख लेता हूँ, शायद मेरे लिए वही सही रहेगा। नहीं रणदीप, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं पूरे बदन ढककर कपड़े पहनूं और छोटे और सिंपल बाल रखूं, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। बड़ी जल्दी मान गई तुम। रूही ऐसी ही रणदीप की कठपुतली बनकर बस उसके तौर तरीके से जीती है। रूही उसके लिए हेयर कट करके कपड़ों का स्टाइल भी बदल देती है और उसमें आए अचानक से बड़े बदलाव को देखकर उसकी माँ वर्षा, भैया मिथिल और भाभी ज्योति चकित रह जाते हैं। अरे वाह रूही बिटिया, क्या बात है। लेकिन जब हम बोल रहे थे तब तो तेरे कानों में हड़ताल थी, लेकिन अब तो तूने अपने आप ही तेरा होलिया बदल दिया है। हाँ रूही, ये बदलाव अचानक कैसे आया? अरे जैसे भी आया हो, लेकिन मेरी बहन तो इसमें भी अच्छी लग रही है। देखो रूही, तुम्हें जैसे रहना है रहो, जो पहनना है पहनो, और जो भी हेयर स्टाइल रखनी है वो तुम रख सकती हो। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन मेरी बेटी तो इसी होलिये में अच्छी लग रही है। मैंने ये मेकओवर इसीलिए किया है क्योंकि मैं अपने पुराने लुक से बोर हो चुकी थी। अगर मैं अभी ये सब नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? और फिर शादी होने के बाद तो किसे पता, मुझे मेरे ढंग से रहने को ना मिले तो? क्यों,
शादी के बाद क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पति को तुम्हें जैसे रहना है वैसे ही रहने देना चाहिए, जैसे तुम्हारे भैया मुझे रहने देते हैं। और ऐसे पति से शादी क्यों ही करनी है जिसके साथ आपको उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़े। हाँ भाभी, वो बात भी है। अच्छा, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। बाय एवरीवन। इतना कहकर रूही वहां से चली जाती है। फिर एक दिन रणदीप रूही से कहता है, रूही, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तुम बंदोबस्त कर सकती हो क्या? 10,000? ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है रणदीप। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? कम ऑन यार रूही, तुम्हारी भैया की दुकान है ना, और तुम तो कितनी अमीर हो। प्लीज रूही, देखो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो ये जरूर करोगी। अपने भैया से ले लो ना पैसे। लेकिन रणदीप, मैं उनसे पैसे क्या कह कर लूंगी? अरे कोई भी झूठ बोल दो। कह दो कि कॉलेज की ट्रिप गोवा जा रही है, इसीलिए तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है रणदीप, मैं मांग लूंगी उनसे पैसे। फिर रूही कॉलेज ट्रिप का झूठ बोलकर मिथिल से 10,000 रुपये ले लेती है। कॉलेज ट्रिप के लिए 10,000? अरे 10,000 में क्या क्या नहीं हो सकता। ये कॉलेज वाले तो सच में सटिया गए हैं। जाने दो ना माँ, रूही का लास्ट ईयर है, इसकी कॉलेज की लास्ट ट्रिप है ये, उसे भी थोड़ा एंजॉय करने दो। थैंक यू सो मच भैया, यू आर द बेस्ट। फिर रूही वो पैसे लेकर रणदीप को दे देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब ज्योति बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी उसे वहां पर रूही की सहेली संध्या मिलती है। अरे संध्या, तुम यहाँ पर? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? एकदम बढ़िया। और हो गई तैयारी गोवा ट्रिप की? गोवा ट्रिप? हाँ संध्या, तुम्हारी कॉलेज ट्रिप जा रही है ना गोवा, जिसके लिए तुम लोगों ने 10,000 रुपये भरे हैं। नहीं ज्योति भाभी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी कोई ट्रिप नहीं जा रही हमारी। क्या? हाँ भाभी। अच्छा चलिए, अब मैं चलती हूँ। मुझे ना एग्जाम के लिए नया राइटिंग पैड लेना है। कल से हमारी एग्जाम है ना। कल से एग्जाम? लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही तुम्हारी यूनिट टेस्ट हुई है ना। अरे नहीं भाभी, हमारी यूनिट टेस्ट तो कल से है। संध्या की सारी बातें जानकर ज्योति बहुत हैरान रह जाती है और उसे अब रूही पर शक होने लगता है। वही दूसरी तरफ रणदीप फिर से रूही को फोन करके पैसे मांगने लगता है। लेकिन रणदीप, मैं और 5,000 रुपए कहाँ से लाऊं? तुम भी समझने की कोशिश करो ना। अभी थोड़े दिनों पहले ही तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए। नहीं रूही, मुझे कुछ भी सोचना समझना नहीं है। तुम्हें अगर मेरी थोड़ी सी भी कदर होगी ना, तो तुम कहीं से भी मैनेज करके मुझे पैसे ला कर दोगी। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर रणदीप कॉल कट कर देता है और बेचारी रूही रोने लगती है। मैं तो अब इस रणदीप से परेशान हो चुकी हूँ। जितना मुझे उससे प्यार था, वो सब अब मुझे बोझ लगने लगा है। ये रिश्ता तो भारी सा हो गया है मेरे लिए। पता नहीं रणदीप और मेरे रिश्ते को बचाने के लिए अब और क्या क्या करना होगा मुझे। तभी वहां पर ज्योति आ जाती है और वो रूही को गले से लगाती है और उसके आंसू पोंछती है। बस रूही, मत रो। और मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि तुम किसी लड़के के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। आज मैं बाजार में संध्या से मिली थी और मुझे पता चल गया है कि तुमने उस रात एग्जाम के बारे में मुझसे झूठ बोला था। और तो और तुमने झूठ बोलकर अपने ही भाई से 10,000 रुपए ले लिए। हाँ भाभी, अब जब आपको सब पता चल ही चुका है तो आपसे क्या ही छुपाऊं मैं। बेचारी रूही रो रो कर अपनी भाभी को सब कुछ बता देती है। देखो रूही, तुम्हें ऐसे लड़के के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है।
जो तुम्हारी इच्छा की, तुम्हारी खुशियों की कोई परवाह ना करे। उसे बस अपना स्वार्थ नजर आता है, लेकिन तुम्हारा दर्द नहीं, तुम्हारी तकलीफ नहीं। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ वार दिया है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? हाँ भाभी, शायद आप सही कह रही हो। मैं ही बेवकूफ हूँ जो अभी तक उसके साथ हूँ। वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है। अब मैं उसके साथ और नहीं रहूंगी। मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, ना कि किसी के गुलाम बन के। फिर रूही अगले दिन रणदीप को जाकर कह देती है कि वो उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ रही है। लेकिन तभी वो गुस्सा हो जाता है और रूही का हाथ पकड़ लेता है। आह! रणदीप, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। दर्द होता है तो होने दो। बहुत ज्यादा मुंह चला रही हो तुम। मेरे बिना जी लोगी? बताओ। तभी उतने में वहां पर ज्योति आ जाती है और वो रणदीप को जोरदार थप्पड़ लगाती है। दूर रहो मेरी ननद से। अगर इसे आगे से हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी। मेरी ननद तुम्हारी कठपुतली नहीं है, समझ गए तुम? और अगर आइंदा से इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरह अंत में ज्योति अपनी ननद को सही राह दिखाती है और रूही रणदीप को छोड़कर अपने जीवन में अपने लिए जीकर खुशी से रहने लगती है। सविता 50 की उम्र में भी फुर्तीली होती है, लेकिन वही उसकी बहू मानसी एकदम आलसी। एक सुबह सविता 2 घंटे गार्डन में वॉक करके घर आती है। तभी वो अपनी बहू को सोफे पर लेटे हुए मस्त मजे से टीवी देखते हुए देखती है। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं असली मेहनत और मशक्कत। क्या बात है बहू, तेरी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू अगर किसी को मिल जाए तो उस सास के भाग ही खुल जाएंगे। थैंक यू सो मच माँ जी। अब क्या करूं, मैं हूँ ऐसी। अरे नालायक, बेअक्ल, बददिमाग औरत, काम की ना काज की, दुश्मना नाच की। तू बस आलस करने में माहिर है, बाकी के कोई काम तुझसे नहीं होने वाले। बस आराम कर करके बैठ बैठ कर तू अपना वजन बढ़ाती रहे और सांड की तरह फैलती रहे। माँ जी, आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। तो कैसे बात करूं तुझ जैसी कलमुई से? तेरी तो चप्पल से धुलाई करनी चाहिए। जाकर बिजली का बिल भर के आ। ओफो, बिजली का बिल भरने के लिए तो वहां लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं घर में बैठकर अपने फोन पर ही ऑनलाइन बिल भर देती हूँ। तुझसे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पता नहीं कौन से मुहूर्त पर मेरे बेटे की शादी कराई जो मुझे ऐसी आलसी बहू मिली। क्या अब्बे माँ जी, अच्छा वो जाने दो। ये देखो, मैंने बिल भर दिया और इसे आलसी नहीं स्मार्ट वर्क कहते हैं। आपको तो मुझ पर गर्व महसूस होना चाहिए। हर किसी को नहीं मिलती ऐसी स्मार्ट बहू, समझिए आप। हर किसी को मिले भी ना। मानसी के आलसीपन के कारण सविता बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन मानसी किचन में आटा गूंदने जा रही होती है। ओफो, मैं आटा गूंदकर अपनी एनर्जी और टाइम क्यों बर्बाद कर रही हूँ? एक काम करती हूँ, मिक्सर चला देती हूँ। मेरी दोस्त सलोनी ने भी यही कहा था कि मिक्सर में आटा गूंदती है वो। आज मैं भी वही करूंगी। फिर मानसी मिक्सर में आटा गूंदती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां सविता आ जाती है और देखती है कि मानसी का आटा पूरा खराब हो चुका है। हाय हाय, ये आटा तो पूरा चिपचिपा और पतला हो चुका है। अरे तेरे पापा ने गूंदा था क्या ऐसे मिक्सर में आटा? लेकिन माँ जी, मेरी फ्रेंड ने तो यही कहा था कि वो मिक्सर में आटा गूंदती है। अरे बेवकूफ औरत, उसे फूड प्रोसेसर कहते हैं। हमारा ये मिक्सर है। फूड प्रोसेसर अलग होता है, जिसमें आटा गूंदने के लिए अलग से बर्तन आता है। क्या? तुझे सुनने के लिए फुर्सत होगी तब ना। तुझे तो पीएम मोदी से भी ज्यादा काम होते हैं। तू इतनी आलसी है कि तूने ठीक से सुना तक नहीं होगा।
निकम्मेपन में तो तूने महारत हासिल की है। ना जाने वो कौन सा बुरा दिन था जब तेरे पनौती भरे कदम इस घर में पड़े। माँ जी, ऐसा मत बोलिए ना। अरे तो कैसा बोलूं, तू ही बता। अब इतना आटा वेस्ट किया, इसका क्या मैं अचार डालूं? क्या बात कर रही हो माँ जी, हम इसका अचार भी बना सकते हैं। हे भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले और इस आलसी बहू से छुटकारा दे दे। मानसी का आलसीपन दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। अपनी मेहनत को बचाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे कई सारी नई मुसीबतों का भी बुलावा देती है। एक दिन मानसी अपने हाथों की जगह वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही होती है, तभी उसके ससुर जी के कुछ जरूरी कागजात उसमें चले जाते हैं। ओह नो, ये क्या हो गया? हे राम, कर दिया ना एक और सत्यानाश। मैं भी किससे बोल रही हूँ, अब एक सत्यानाशी औरत सत्यानाशी करेगी ना। अरे तेरे पापा जी के जरूरी कागजात थे वो, तूने तो उसे वैक्यूम क्लीनर में ही घुसा दिया। ये घोटाला मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है माँ जी। अब वैक्यूम क्लीनर ने भी उस कागज को कचरा समझ के साफ किया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, तेरा तो कोई कसूर नहीं है, तू तो दूध पीती बच्ची है ना। अरे हाथ से सफाई करने की जगह वैक्यूम क्लीनर से सफाई करेगी तो यही होगा ना। लेकिन अब तू बस कर, तेरा तो सिर्फ मुंह ही चप्पड़ चप्पड़ चलता है, बाकी के काम करने में तो तुझे मौत आ जाती है। एक गृहिणी ही इतनी आलसी होगी तो घर में तो पनौती ही बनी रहेगी, कभी सुख समृद्धि नहीं होगी। एक रोज सविता मानसी को धोने के लिए कुछ कपड़े देती है। मानसी बहू, ये लो, ये सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में भिगो देना और इन 4 कपड़ों को अलग से धोना, ठीक है? ठीक है माँ जी। और हाँ, इन्हें अच्छे से धोना और उससे पहले इन्हें अलग से भिगोना। याद रहेगा ना तुझे कि ये 4 कपड़े तुझे अलग से धोने हैं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। 10 बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मानसी उन कपड़ों को लेकर वॉशिंग मशीन के पास आती है और वो सारे कपड़े वो मशीन में डाल देती है और बचे हुए 4 कपड़ों को देखकर वो सोचने लगती है, ओफो, अब इन 4 कपड़ों को कौन धोएगा अपने हाथों से? कोई बेवकूफी होगा जो इन 4 कपड़ों के पीछे अपना पसीना बहाए। मैं एक काम करती हूँ, इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ। और वैसे भी माँ जी को क्या पता चलने वाला है कि मैंने हाथ से धोए हैं या मशीन से निकाले हैं। फिर मानसी उन 4 कपड़ों को बाकी कपड़ों के साथ मशीन में डाल देती है, लेकिन जब बाद में कपड़े सूख कर निकलते हैं तो अब उन 4 रंग बिरंगी कपड़ों के रंग सभी कपड़ों में लग चुके होते हैं। ये देख सविता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ये क्या, ये तूने क्या कर दिया बहू? अरे तुझे मैंने कहा था ना कि उन 4 कपड़ों को अलग से धोना, तो तूने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? लेकिन माँ जी, वो मैंने ये सोचा कि इन 4 कपड़ों को अलग से धोने की क्या जरूरत, तो इसीलिए मैंने बाकी कपड़ों में इन्हें भी डाल दिया। अरे उल्लू की पट्टी, तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या? नहीं माँ जी, अकल तो दिमाग में होती है ना। तुझसे तो इतनी सी भी मेहनत नहीं होती। अरे बस 4 कपड़े ही तो थे धोने को, थोड़ी पूरे गांव के कपड़े लाकर दिए थे। इतना सा भी काम नहीं कर पाई तू, आलसी कामचोर कहीं की। सॉरी माँ जी, गलती हो गई, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अरे ध्यान रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत नाम का शब्द तेरे जीवन के शब्दकोश में ही नहीं है। नहीं माँ जी, आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पिंकी प्रॉमिस। चुप कर तू, मुझे तेरे इन फालतू के पिंकी और चिंकी प्रॉमिस में रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। एक दिन उनके घर में मेहमान आने वाले होते हैं। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत लंबी लिस्ट है कामों की, लेकिन मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यूं मिनटों में सारे काम को निपटा दूंगी। आखिर जुगाड़ जो ठहरी। फिर मानसी टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठकर आराम फरमाती रहती है,
लेकिन मेहमान आने के 1 घंटे पहले घर की लाइट चली जाती है और ये देख मानसी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लाइट तो चली गई, अब मेरे काम पूरे कैसे होंगे? मेहमान को आने में तो बस 1 घंटा ही बचा है। कर दिया ना सियाप्पा, तुझसे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। हमेशा अपनी मेहनत को बचाने के लिए बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रहती है। लेकिन आज तो तुझे पता चल ही गया होगा कि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं होती, इसीलिए हमें अपने काम खुद ही करने चाहिए। हाँ माँ जी, आज मैं समझ गई, हर एक काम खुद से ही करना चाहिए। आलस करके कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ मुसीबतें ही आती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आलस करना छोड़कर घर के सारे काम खुद से ही करूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अगर ऐसे हुआ तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी बहू। जल्दी से काम निपटा ले अब, क्योंकि मैसेज आ गया है, लाइट 1 घंटे में आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन के काम के कारण उन्होंने सबकी बिजली काटी है। ठीक है माँ जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेहमान आने से पहले सब कुछ हो जाएगा। उस दिन मानसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से मानसी आलस करना छोड़ देती है और सारे काम खुद से करती है।